नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम कॉपी में। दोस्तों, आज हम हिंदी के काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर को हम पढ़ेंगे, स्वर को। और यहां से 2 से 3 प्रश्न निश्चित है कि पूछा जाता है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि हिंदी आप लोगों को पढ़ना ही पढ़ना होता है। लगभग 80 से 90% तक उत्तर प्रदेश की सारी परीक्षाओं में हिंदी पूछी जाती है। तो अगर आप यूपी कांस्टेबल और क्या कहते हैं, एक और वैकेंसी आई हुई है असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर की, ठीक है। वैकेंसी का नाम लेकर के दोस्तों देखिए, मैं इस क्लास को एक स्पेसिफिक नहीं बनाना चाहता हूँ। बस आप इतना याद रखिए कि अगर आपका हिंदी अगर मेंशन किया गया है, ठीक है, तो आप उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल और लेखपाल, ठीक है, यहाँ से आप निश्चित होकर के पढ़ सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप प्लीज़ प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को आप जरूर देखिए, वहाँ से आप मिलाइए कि क्या मैं सही पढ़ा रहा हूँ या गलत पढ़ा रहा हूँ। अगर गलत होगा तो छोड़ दीजिएगा क्लास, और सही होगा तो प्लीज़ आप देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो हम आज स्वर को हम देखेंगे, काफ़ी अच्छे से समझेंगे कि कहाँ कहाँ से प्रश्न बनता है। ठीक है, ठीक है, तो मैं अब वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो दोस्तों देखिए, व्याकरण के 3 अंग हैं, 3 अंग हैं। ठीक है, पहला शब्द विचार। देखिए क्रम से लिखते हैं इसको, पहले शब्द नहीं, पहले वर्ण आएगा। पहला वर्ण विचार, ठीक है। फिर वर्ण के बाद क्या आएगा? शब्द विचार। और तीसरा क्या आएगा? वाक्य विचार। आप क्रम भी समझ सकते हैं कि पहले हमारा वर्ण होता है, कई वर्णों को मिलाएंगे तो एक शब्द बन जाएगा, और कई शब्दों को जब मिलाएंगे तो एक वाक्य बन जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हम एक कॉलम बनाते हैं स्वर का और एक कॉलम बनाते हैं व्यंजन का। हालांकि व्यंजन की क्लास में कल लूँगा, ठीक है, मतलब इसका अगला जो वीडियो है वो व्यंजन पर ही है, लेकिन अब बस थोड़ा सा समझने के लिए व्यंजन को यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर स्वर हो गया। तो क्या अंतर होता है इन दोनों में, उसको थोड़ा सा देखेंगे। तो स्वर जो होता है, स्वर ये स्वतंत्र होता है। पहले याद रखिएगा कि स्वतंत्र, ये स्वतंत्र होगा, यानी कि किसी पर भी ये निर्भर नहीं होता है, किसी पर भी ये निर्भर नहीं होंगे। ठीक है, और किसी की भी ये सहायता, स्वर सहायता नहीं लेते हैं, स्वतंत्र होते हैं। ये मैं बात उच्चारण की कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। हिंदी में शुद्ध स्वर कितने होते हैं? हिंदी में जो शुद्ध स्वर होंगे वो होंगे हमारे 10। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि हिंदी में कुल जो होते हैं वो कितने होते हैं, तो वो होते हैं 11। ठीक है, और अगर पूरे वर्णमाला की अगर बात करेंगे, वर्णमाला, अगर पूरे वर्णमाला में अगर बात करेंगे हम इसका, तो पूरे वर्णमाला में होगा ये 13। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि हिंदी में जो कुल स्वरों की जो संख्या है वो 10 है। ठीक है, सॉरी, शुद्ध स्वरों की जो संख्या है, शुद्ध स्वरों की संख्या जो होती है, जाहिर सी बात है कि जो चीज़ शुद्ध होता है वो थोड़ा कम होता है, ऐसे याद करिएगा। और कुल जो होगा थोड़ा सा ज़्यादा होगा, और पूरा हम वर्णमाला का बात करेंगे तो उसमें 13 हो जाएगा। 10 11 13, याद हो गया। व्यंजन को देख लेते हैं। तो व्यंजन में स्वर की सहायता लिया जाता है, ये स्वर की सहायता से लिया जाता है। ये बात यहाँ पर उच्चारण की हो रही है। ठीक है, आगे ये स्वरों पर निर्भर होते हैं। मतलब कि जैसे मान लीजिए कि आपको अगर कोई भी व्यंजन अगर जैसे मान लीजिए क, तो ये क्या होगा, इसमें अ जो है वो छुपा हुआ है। ठीक है, यानी कि इसके बिना ये नहीं हो पाएगा, इस पर निर्भर होगा ये। फिर अगर जैसे मान लीजिए कि अगर हमें इसमें से स्वर अगर गायब करना है, इसको शुद्ध अगर व्यंजन बनाना है, तो ये क है, हलंत मार दीजिए,
ये क्या हो गया, ऐसे बन गया ये, ठीक है। हलंत जब हो जाएगा तो ये क हो जाएगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ व्यंजन हो गया ये, इसमें स्वर हम निकाल चुके हैं क्योंकि ऐसे, ठीक है, ऐसे मिला करके ये बनता है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, आधा क और अ से मिल करके पूरा क बनता है, जिसमें कि हमारा स्वर भी होगा और व्यंजन भी होगा। आगे देखते हैं, तो व्यंजनों की जो कुल संख्या है, व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है, 39 है। अभी हम इसको पूरा डिटेल में देखेंगे, कैसे है, कितना है, क्या क्या है, सब कुछ अच्छे से समझेंगे, घबराने की कोई चिंता नहीं है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, वर्णमाला क्या होता है, सोचिए, बताइए मुझे, वर्णमाला क्या होता है। वर्णमाला क्या होता है, तो वर्णों का व्यवस्थित व्यवस्थित क्रम, वर्णों का व्यवस्थित क्रम को क्या कहेंगे, क्रम को वर्णमाला कहेंगे, ठीक है। व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहेंगे, और इनको जो व्यवस्थित जो किया गया है, ये जो व्यवस्थित जो किया गया है ना, ये व्यवस्थित जो क्रम होगा, ये उच्चारण स्थान पर होगा, उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान पर, ठीक है। तो उच्चारण स्थान क्या क्या होगा, उच्चारण स्थान क्या होगा, तो जिस स्थान को वायु पहले छुएगी ना, वो पहले आएगा, ठीक है। हमारा जैसे हमारे जो मुंह है, ये मुंह, ठीक है, तो इसमें क्या क्या है, कंठ हो गया, तालु हो गया, दंत हो गया, ओष्ठ हो गया, मूर्धा हो गया, ठीक है। तो कंठ, तालु, दंत, ओष्ठ, मूर्धा, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि मतलब कैसे इसको बांटा गया है, लेकिन आज हम बात करेंगे सिर्फ स्वर की। जब व्यंजन की जब बात करेंगे तो हम देखेंगे कि 39 जो व्यंजन है उनको कैसे कैसे बांटा गया है, और उनको इन्हीं में बांटा गया है, कंठ में, तालु में, दंत में, ओष्ठ में, मूर्धा में, इन्हीं में बांटा गया है। लेकिन आज हम सिर्फ स्वर की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ हम स्वर को देखेंगे, ठीक है। उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर क्या कैसे होगा ये, तो हमारे स्वर कौन कौन से हैं, अ, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ठीक है। इनको अब ध्यान रखिएगा, अंग और आ की बात नहीं करेंगे क्योंकि वो अनुसार अनुसार होता है वो, ठीक है। फिलहाल हम इनकी बात करेंगे, तो ये अ और आ, ये अ और आ जो होगा, ये वाले, ठीक है, ये वाले जो होंगे अ और आ, ये हमारे होंगे कंठ से, कंठ से, और ई जो होगा, ये होगा तालु से, ठीक है। और ऊ और बड़ा ऊ, ये कैसे होगा,
तो ये होगा ओष्ठ से, ओष्ठ, ओष्ठ, ठीक है, यानी ओठ, ठीक है। और ये होगा हमारा मूर्धन्य से, गले के जो थोड़ा सा नीचे होता है मूर्धन्य, मूर्धन्य। ए और ए ये कंठ तालव्य, कंठ तालव्य, यानी कि कंठ और तालु दोनों से होगा। अभी मैं बताऊंगा कैसे हो रहा है ये, पहले बस इतना नोट कर लीजिए। ओ और ओ कैसे होगा, ये होगा कंठ ओष्ठ से, कंठ ओष्ठ, ठीक है, कंठ ओष्ठ, ठीक है। तो अ और आ कंठ से हो गया, ई और ई तालु से हो गया, उ और उ ओष्ठ से हो गया। ऊ, जैसे ऊ जब आप बोलेंगे तो आपका ओंठ देखिए कैसे हो जा रहा है, ऊ, गोला हो जा रहा है ना, तो इसका उच्चारण हमारा ओष्ठ से हो गया। बिना आप होंठ को गोल किए आप बोल ही नहीं पाएंगे ऊ, ठीक है, वो अ हो जाएगा। और कंठ से जब हम बोलेंगे तो वो हमारा मुंह पूरा खुला जाता है, तो हो जाता है अ। और ई तो तालु, ठीक है। री मूर्धन्य हो गया। और ए और ए आए, ये कैसे होगा, तो ये देखिए ऐसे बनता है, अ प्लस ई, ए हो गया, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। और अ और ई, एक मिनट यार, हाँ, ये हो गया हमारा ए। ठीक वैसे ही ये कैसे बनेगा ओष्ठ वाला, तो ओष्ठ वाला हमारा हो जाएगा ऊ, पहले अ आएगा फिर ऊ आएगा, तो क्या हो गया, ये हो गया ओ, ठीक है। और अ प्लस बड़ा ऊ क्या हो जाएगा औ। तो आप यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि ये अ जो है ये तो कंठ से होता है, और ये ई जो होता है ये तालु से होता है, इसीलिए ए जो होता है वो कंठ और तालु से हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों के संयोग से बना हुआ है ए, ठीक है, आए, ठीक है। और ए जो है यानी ये नीचे वाला, इसमें भी आप देखिए यहाँ से कंठ यानी अ वाला कंठ और ई वाला तालु, और दोनों मिल गया तो बन गया क्या ए। तो ये क्या हो गया, दोनों के संयोग से बना तो क्या हो गया ये, भाई जाहिर सी बात है कंठ और तालु जब मिलेंगे तो कंठ तालव्य तो हो ही जाएगा ये, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पर भी है, लेकिन हम ध्यान देंगे अ यानी कि ये वाला सेक्शन, ठीक है। पहले हम इसकी बात करेंगे तो अ और उ, यानी कि अ मतलब ये कंठ और ये उ मतलब ओठ, तो ये कंठोष्ठ, यानी ओ जब बनेगा तो ये कंठोष्ठ हो जाएगा, दोनों के संयोग से बना है, ठीक है। अब देखिए व्युत्पत्ति के आधार पर हम वर्गीकरण कर लेते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण, ठीक है। हेडिंग थोड़ा सा सही से नहीं लिख पाए हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण। एक मिनट, थोड़ा पैर सीधा कर लो, पैर टेढ़ा हो जाता है। तो कैसे होता है ये, तो ये होता है, पहले देखिए मूल स्वर, तो मूल स्वर कौन कौन से हैं, तो मूल स्वर हमारा देखिए ये अ होता है, छोटी वाली ई होता है,
ऊ होता है और री होता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये हमारे मूल स्वर होते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम आगे जब बात करेंगे संधि स्वर की तो उसमें हम देखेंगे कि अ और अ मिलकर के आ बन जाएगा। अभी मैं दिखा रहा हूँ उसको, बस आप इतना ध्यान रखिए कि मूल स्वर इन्हें कहते हैं। और इनको बोलने के लिए किसी की भी सहायता नहीं लेंगे, सहायता नहीं लिया जाता है, ये एकदम स्वतंत्र होते हैं। अच्छा, संधि स्वर क्या होता है? ये तो मूल स्वर हो गया ना। अब संधि स्वर देखते हैं। संधि स्वर क्या है? तो वो होता है, ये दो प्रकार का होता है, ठीक है। एक सजाती, और दूसरा विजातीय। मतलब बस इतना है कि सजातीय मतलब एक ही जाति के दोनों होंगे। मतलब अ और अ क्या हो गया? आ। अब यहाँ पे देखिए, ये भी एक ही जैसा है, ये भी एक ही जैसा है, यानी दोनों का जाति जो है एक ही है। फिर ई प्लस ई क्या हो गया? बड़ी। ऊ प्लस ऊ क्या हो गया? बड़ा ऊ। एक चीज़ यहाँ पे हमें ये समझ में आ रहा है कि ये जो हम जब जोड़ रहे हैं तो बड़ा तो बन रहा है, लेकिन जो कैसे बन रहा है, ये दोनों अपने छोटे से ही बन रहे हैं। यानी कि ये अ और ये अ मिला करके क्या हो गया? आ। ये ई और ये ई मार्कर देखिए आप, ये वाला छोटा ई और ये छोटा ई, यानी कि दोनों की देखिए जाति एक ही है और बना रहे अपने बड़े को। और ये ऊ और ये ऊ बना रहे अपने बड़े को, यानी कि देखिए दोनों की जाति एक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। यानी कि सजाती जो होंगे वो अपने से बड़े वाले को बना देंगे। अब हम देखेंगे विजाती को। विजाती यानी कि एक कोई और जाति का होगा, दूसरा किसी और जाति का होगा। तो अ प्लस ई क्या हो गया? ए। अ प्लस ए, ठीक है, क्या हो गया? ए। फिर अ प्लस ओ क्या हो गया? ओ। और अ प्लस ओ बराबर क्या हो गया? अ। समझ रहे हैं ये? तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये अ जो है ये एक अलग जाति का है और ये ई जो है ये एक अलग जाति है इसकी, और बना क्या रहे हैं? ए। ये तो बस एडिशन करके दिखाया जा रहा है ना कि क्या बन रहा है, इससे मतलब नहीं है। बस ये ध्यान रखिए, ये अ जो है ये एक अलग जाति है, ये ई जो है ये अलग जाति है। ये बन क्या रहा है, ये तो आपके नॉलेज के लिए इम्पॉर्टेंट है ही, ठीक है। लेकिन ये बस ध्यान इतना दीजिए कि ये अ अलग जाति है और ये ई की अलग जाति है, इस अ की अलग जाति है और ए की अलग जाति है, ये अ अलग जाति का है, ऊ अलग जाति का है। ऐसे आप ध्यान रखिएगा, इसको विजातीय कहते हैं, ठीक है। तो ये सजातीय और विजातीय दोनों हो गया, इस प्रकार से होता है ये, ठीक है। आगे देखते हैं, उच्चारण काल के आधार पर वर्गीकरण। उच्चारण काल, अब हम इसमें देखेंगे कि समय कितना लग रहा है। उच्चारण काल के आधार पर वर्गीकरण। वर्गीकरण कैसे होगा ये? तो इसमें कितना समय लग रहा है इस चीज़ की बात करेंगे। तो इसमें हमें 3 टाइप को याद रखना है और ये तीनों काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे ह्रस्व, ठीक है, फिर देखेंगे दीर्घ और फिर देखेंगे प्लुत्व, ठीक है। इन तीनों को हम अच्छे से देखेंगे। तो ह्रस्व जो होता है ये लघु होता है, लघु, और ये एक मात्रिक होता है, एक मात्रिक, यानी एक ही मात्रा होगी और कम समय लगेगा, कम समय, ठीक है। जैसे हमारे मूल स्वर अ, ई,
ऊ, री। ठीक है, यही आते हैं, यही एग्जाम्पल में पूछेगा, डायरेक्ट एकदम पूछेगा कि ह्रस्व स्वर जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो ये मूल जो स्वर होते हैं वही ह्रस्व स्वर होते हैं। दीर्घ वाला क्या है, तो ये इससे जो होता है यानी कि ह्रस्व से थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है, यानी कि इसको आप दोगुना कह सकते हैं, कि दोगुना समय। ठीक है, बस इतना ध्यान रखिएगा कि ह्रस्व से ज़्यादा ही लगता है इसमें। ठीक है, दोगुना समय लगेगा। तो इसमें कौन कौन सा आएगा, आ। अब देखिए अ बोल कर देखिए और आ बोल के देखिए, दोनों में कितना अंतर हो जा रहा है। अ जल्दी हो गया, आ लंबा हुआ है ना, ई। ठीक है, तो बड़ी ई के लिए ई ऐसे बोलते हैं, और छोटी ई के लिए ई ऐसे हो गया। फिर छोटा ओ के लिए ऊ, फिर बड़ा ओ के लिए ऊ ऐसे बोलते हैं। इसी को ध्यान रखिएगा। तो इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ। ठीक है, इनको आपको ध्यान रखना है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। ठीक है, फिर प्लुत्व में इसमें 3 गुना समय लगेगा, 3 गुना समय। अब ये देखिए, अब 3 गुना समय कैसे, जैसे मान लीजिए हमें लिखना है राम, राम, तो कैसे लिखेंगे, राम, हो गया ना, 3 गुना समय भी लग गया, हमारा राम भी हो गया। ये संस्कृत में थोड़ा सा ज़्यादा प्रयोग होता है। ठीक है, संस्कृत में इसका प्रयोग होता है, ऐसा नहीं देखना है राम। ठीक है, रावण, रावण में तो नहीं होगा लेकिन राम में होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो ये याद रखना है कि ह्रस्व जो होता है ये मूल स्वर से बनता है, यानी मूल स्वर होते हैं इसमें, अ, ई, उ, री। दीर्घ जो होता है इसका थोड़ा सा ज़्यादा समय लेगा, और प्लुत्व जो होता है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा कि प्लुत्व किसे कहते हैं, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। फिर अब सिर्फ हमारे एक पॉइंट और बचा हुआ है कि जीव के स्थान पर। देखिए हो सकता है कि मैं थोड़ा सा ज़्यादा मतलब फास्ट पढ़ा रहा हूँ, लेकिन वीडियो आपके पास है, आप इसको कई बार देखिएगा, नोट्स जरूर बनाइएगा, निश्चित आपको फ़ायदा मिलेगा। जीव, जीवा यानी कि जीव की क्रियाशीलता, क्रियाशीलता के आधार पर ये कैसे काम करता है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए ये आपकी जीभ है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें हमें इसको हम 3 भाग में बांटते हैं। ये अग्र स्वर, इसमें अग्र आगे वाला आएगा। फिर ये होगा हमारा मध्य स्वर। ठीक है, और ये क्या होगा, ये होगा पश्च। ठीक है, अब देखिए पश्च स्वर एक एक करके हम देख लेते हैं। ये हमारा जीभ है, तो जीभ को हमने क्या किया, एक आगे कर दिया, ये आगे वाला भाग होता है, मार्कर देखिए, ये वाला आगे वाला भाग होता है, ये वाला बीच वाला भाग होता है, और ये वाला पश्च होता है। सबके पास जीभ होगा, आप लोग ध्यान से आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो जीभ को हमने 3 भाग में बांटा, अग्र, मध्य, पश्च। अब हम देखेंगे कि इनमें कौन कौन सा स्वर आता है। तो अग्र जो है, अग्र वाले पर क्या आएगा, ई, बड़ी, ए, ऐ, और री। ठीक है, ई, ए, ये हमारे अग्र पे आएंगे। मध्य पर क्या आएगा, मध्य पर बस एक ही है, याद हो जाएगा उम्मीद करता हूँ, अ। ठीक है, और पश्च पर जो बाकी जो बच गए यानी कि आ बच गया। ठीक है, फिर ऊ आ जाएगा, बड़ा ऊ आ जाएगा पश्च वाले पर, फिर ओ, फिर औ। ठीक है, इनको आपको ध्यान रखना है, यानी कि आ, उ, ओ, औ, ये हमारे पश्च पर आ जाएंगे। मध्य पर क्या होगा, अ हो जाएगा, और अग्र पर क्या होगा, ई, ए, री, मध्य पर ए, और पश्च पर
पश्चपद आ, उ और औ, ओ। इनको आपको ध्यान रखना है। इसके बाहर आपका प्रश्न हिंदी से नहीं आएगा। अगर स्वर से संबंधित अगर कोई भी प्रश्न आता है तो वो यहीं से आता है। इसके बाहर आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप बाहर जाते हैं तो अपना टाइम वेस्ट करेंगे, ठीक है। और ये कंपटीशन है, इसको मैं निकालने के लिए थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना ज़रूरी है। कल हम जो बात करेंगे वह व्यंजन पे बात करेंगे, और व्यंजन को भी हम एक एक करके सबको देख लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलता हूँ फिर आपको मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।